नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और हस्ताक्षर का संयुक्त अभियान। आज के अंक में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव भनोट जी। राजीव भनोट जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद खड़वाल जी। राजीव भनोट जी, कहते हैं कि आज के हम वर्तमान अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि हिमाचल में 6 विधानसभा के उपचुनाव हैं और लोकसभा के तो है ही हैं। तो मुझे याद आती है कि तेरे प्यार से भी वाकिफ़ हूँ, तेरी नफ़रत से भी, तेरे प्यार से भी वाकिफ़ हूँ, तेरे नफ़रत से भी, एक उम्र गुजारी है संदीप तेरे साए में हमने। तो आपने एक पत्रकारिता की एक लंबी उम्र गुजारी है राजनीतिक दलों के प्यार और नफ़रत के साए में, आप उनको करीब से जानते हैं। तो क्या कहेंगे वर्तमान जो हालात है उस पर? जी संदीप जी, ऐसा है कि आपने जो बात की कि प्यार और नफरत की, और राजनीति जो है वो वर्तमान में शायद इसी दिशा में है कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान राजनीति है उसका अगर आप मूल्यांकन करें तो धीरे धीरे राजनीति में जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक शीर्ष यानी एक चरम पर आई और राजनीति में गिरावट हुई। ये दोनों चीजें आपको, अगर आप 15 वर्ष पहले की राजनीति देखेंगे और आज की राजनीति देखेंगे तो आपको एक मूल अंतर समझ आएगा। और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में हम अगर बात करें तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल के गठन के बाद 1948 के बाद और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद अगर आप मंथन करें तो मुझे लगता है कि 1980 का जो एक पीरियड गया जनता पार्टी का, जनता दल का, जब एक बड़ी संख्या में वो दल बदल हुआ, वो एक अलग कड़ी थी। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति, अगर हिमाचल के हालात, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के 6 उपचुनाव, इन पर बात करें तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की गूंज है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जनता को, हिमाचल को अनेक प्रकार के विषयों को सोचने का मौका भी मिल रहा है। और यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहीं विधानसभा के उपचुनाव लोकसभा के उपचुनावों पर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक मूल अंतर हिमाचल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कवि उदय प्रताप कहते हैं, उनका एक शेर था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। तो आपको लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने एक सिक्का उछाल के जो 6 विधानसभा के जो उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें जनता के दिल की देखभाल की गई है या नहीं? देखिए, एक्चुअली में हर राजनीतिक दल जो है वो अपनी एक रणनीति के तहत काम करता है। और राजनीतिक दल जब अपनी रणनीति के तहत काम करता है तो उनमें एक व्यापक स्तर की योजना होती है और बहुत बड़ा उसमें एक सोच विचार, नफा नुकसान, हर चीज का आंकलन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि सिक्का उछाला जो 6 उपचुनाव का, भाजपा ने निश्चित रूप से इसमें प्लस माइनस सब चीजें पर विचार किया होगा। लेकिन जो आपने अगली बात कही कि क्या जनता के दिल का ख्याल रखा गया, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो उपचुनाव अभी दिख रहे हैं उसमें जिस प्रकार का एक अंतर्विरोध दिख रहा है, एक अलग सा वातावरण दिख रहा है उपचुनाव के 6 उम्मीदवारों को लेकर के या 6 उपचुनावों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उसका ख्याल शायद रखने में चूक हो गई है। और ये उपचुनाव जो है वो शायद जितना हम समझ पा रहे हैं वो जनता में है कि बेमौका चुनाव है और इसकी शायद जरूरत नहीं थी और ये केवल आंकलन और शायद कुछ परिस्थितियों के कारण चुनाव हो गया जिसे रोका जा सकता था। लेकिन अब उपचुनाव है तो चुनाव तो लड़ने ही है। लेकिन वो आपकी बात है कि जिस प्रकार से ये उपचुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए बड़ा एक सोचने का विषय भविष्य में मिलेगा इस चुनाव के परिणाम के बाद। हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा है, और ये जो उपचुनाव का जो आधार जो
जो 6 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो पूर्व के कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, वो बताते हैं कि इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के विरुद्ध 27 साल केस लड़ा, वो भी इसको आधार बताते हैं। आप कितना सहमत है कि ये जो एजेंडा है चल सकता है, या अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो? खड़वाल जी, ऐसा है कि अब वो एक कहावत है ना जी, कि जब हम अंगूर के पास लोमड़ी वाली है ना, कि दूर की थू कोड़ी, है ना जी, और अंगूर तक लोमड़ी पहुंच नहीं पाई, इसलिए उसने ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं। अगर आप बात करें कांग्रेस के जो 6 उम्मीदवार हैं, जो 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 बागी हुए, हाँ, भाजपा के, जो अब भाजपा में आ गए, अगर उनकी अंतरात्मा की बात करें तो देखिए 6 के 6 को खड़े करें और उनको कहें कि भगवान राम की कसम खाएं कि क्या आपने अंतरात्मा क्या राम मंदिर पर जगाई? क्या आपने अंतरात्मा मनु सिंघवी के हिमाचल के विरुद्ध केस लड़ने पर जगाई? क्या आपने हिमाचल के हितों पर जगाई? क्या आपने युवाओं की मांग को लेकर के जगाई? क्या आपने 1500 रुपए पर महिलाओं को मिले जगाई? देखिए, हिंदुत्व भाजपा का एजेंडा नहीं कहें, ये वास्तव में भारत की आत्मा है, सनातन भारत की आत्मा है। और राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो सनातन को उठाने का काम किया, जो आज से थोड़ी किया, मुझे लगता है पूरे आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी की मतलब स्थापना। आप अगर मेरे से सहमत हो तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बकायदा 1999 में जी 1999 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में अपनी राष्ट्रीय बैठक करके अपनी उस बैठक में राम मंदिर के निर्माण को शामिल किया, प्रस्ताव शामिल किया। तो बाकी दलों को कौन सा किसी ने मना किया है? वो भी कर सकते थे। अब जिसने 1999 में, उनको क्या पता था कि जिसका संघर्ष 500 वर्ष हुआ, वो मंदिर 500 वर्ष के बाद 22 जनवरी को बन करके उद्घाटन हो जाएगा और अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आप उसका एक उदाहरण ले सनातन का, कि इस राम मंदिर बनने से पहले भी आपने रामनवमी देखी है जी, और ये रामनवमी अभी गई, तो आप देखें कि पहले की रामनवमियों में कितना उत्साह रहता था और आज की रामनवमी में कितना उत्साह था जी। तो ये सनातन को जगाना और ये भारत की बात करना, ये मजबूत भारत की बात करना, हिंदुत्व की बात करना कोई गलत नहीं है। ये भाजपा के मूल विषय में है और उन्होंने उस 6 उम्मीदवारों की बात, मैं वही करने लगा ना, कि उन मूल विषय में है जी। और जब वो मूल विषय में है तो वो अपना मूल विषय रखेंगे ही। अब उनका मूल विषय सनातन को लेकर के और बाकी धर्मों के विरुद्ध नहीं है। अब वो विषय 6 उपचुनावों पे आ गया। अब जो ये 6 उम्मीदवार, जो मैंने पहले बात कही कि वो जनता के सामने आकर के ये कहें कि हमने अंतरात्मा राम मंदिर पर जगाई, हमने अंतरात्मा हिमाचल के विरुद्ध मनु सिंघवी के केस लड़ने पर जगाई, तो आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। हमने प्रश्न मैं आपको बताने लगा ना जी, कि उनकी अंतरात्मा अगर जागती तो 14 महीने पहले खड़वाल जी चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में। एक आप मूल प्रश्न देखें जी, तब तो राम मंदिर का निर्णय भी आ गया था और राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी था। तब तो उन्होंने कांग्रेस का टिकट लिया। क्या उस समय उनको ये उनकी अंतरात्मा नहीं जागी कि भगवान श्री राम का मंदिर कोर्ट के केस के निर्माण के बाद, केस के फैसले के बाद शुरू हो गया है और पिछले 14 महीने जब चुनाव हुआ पिछला, तब राम मंदिर का निर्माण कार्य 15% आगे भी बढ़ गया था। तब तो उनकी अंतरात्मा नहीं जागी, तब तो उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही वोट मांगा ना। और उस विचारधारा का, जिस विचारधारा के बीच में आज वोट मांग रहे हैं, जिस कारण से राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं या सनातन पे मांग रहे हैं, तो उस समय तो उन्होंने उसके विरुद्ध मांगा। इसलिए आप वो उनकी जस्टिफिकेशन है। और दूसरा मनु सिंघवी का रणनीति का एक हिस्सा, हाँ, अगर आप कहें मनु सिंघवी, तो उन्होंने राम मंदिर के विरुद्ध जो भी केस लड़े, जहाँ वो एक पक्ष की ओर से खड़े, हाँ, बतौर पत्रकार हमने इन सभी से प्रश्न किए, इनसे प्रश्न किया, क्योंकि उनमें में 2 उम्मीदवार आते हैं, तो उन दोनों से प्रश्न किया। तो ये कहते हैं कि देखिए, हर चीज का समय होता है। पहले जब 14 महीने पहले अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ से उम्मीदवार नहीं थे, तो अब क्योंकि मनु सिंघवी जब राज्यसभा के उम्मीदवार दिए गए, तब हमको एक समय मिला कि ठीक है, मंथन करने का समय मिला धर्म और संस्कृति पर, और ये लगा कि ये कांग्रेस जो यहाँ गलती कर रही है,
इस आधार पे हमने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। मैं खड़वाल जी आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ जी, कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये 6 उम्मीदवार, ये उनका उत्तर तर्क नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो तर्क दे रहे हैं वो 6 उम्मीदवार, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि वो ये तर्क जनता में जिस प्रकार से आप दे रहे हैं ना, तो वो खुल के बोलें कि 14 महीने, मैं तो वही तर्क दे रहा हूँ। तो मनु सिंह भी तो उम्मीदवार अब बने, अगर मान लो मनु सिंह भी उम्मीदवार ना बनते, आप मेरी बात को नोट करें, मनु सिंह भी उम्मीदवार नहीं होते, तब इनकी अंतरात्मा राम मंदिर पर नहीं जागती, सनातन पर नहीं जागती। ये प्रश्न उठ सकता नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताएं ना कि आज वो कह रहे हैं कि मनु सिंह भी बने तो मौका आया। तो भाई साहब मौका तो तब था जब राम मंदिर का निर्णय हो गया, राम मंदिर शुरू हो गया, तब भी तो मौका था ना। फिर मनु सिंह भी उम्मीदवार बने तभी मौका क्यों आया? 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तब क्यों मौका नहीं आया? इनमें से 1-2 उम्मीदवार तो ऐसे हैं 6 में से जो उस दिन राम मंदिर के कार्यक्रम में जाके भी आए हैं। ऐसे ही मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस का केस ले लें या अन्य केस जो वो वकालत के नाते उनके प्रोफेशन के नाते लड़ते होंगे, उनके लिए स्टेट नहीं, वकालत में उनके लिए वो अपना पेशा है। मान लो वो लड़ा तो उन्होंने वो 22 जनवरी 22 27 26 को थोड़ी लड़ा, उसका फैसला भी आया। तो जिस दिन उन्होंने केस लड़ा उस समय उनकी अंतरात्मा नहीं जागी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अंतरात्मा इसलिए भी नहीं जागी उनकी क्योंकि उन्होंने मनु सिंघवी का जो नामांकन है उसमें 6 के 6 ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये अहम, आप मेरी बात माने, अगर वो कहते हैं कि मनु सिंघवी हिमाचल ने राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा, मनु सिंघवी ने हिमाचल के जो मुद्दे हैं उनके विरुद्ध केस लड़ा, कहने का तात्पर्य है कि नॉमिनेशन का ही विरोध किया जाना चाहिए था। नहीं, नॉमिनेशन नहीं, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन ये कह दिया कि मनु सिंघवी उम्मीदवार होंगे, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्होंने नॉमिनेशन तो किया, 4-5 दिन बाद। तो वो 3-4 दिन सोच लेते और उसी दिन कहते सारे कि जी हमारा इस नॉमिनेशन के विरुद्ध हमारी अंतरात्मा है। वही कह रहे कि उनको अगर विरोध दर्ज करना था तो नॉमिनेशन के समय, नॉमिनेशन से पहले भी करते और नॉमिनेशन में वो बोलते कि भाई क्योंकि इन्होंने हिमाचल और राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा है, प्रस्ताव के समय विरोध कर सकते, हाँ प्रस्ताव वो साइन ना करते जी, तो फिर वो ज्यादा समझ आता लोगों को कि आपने उचित समय पर उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। अब ऐसा है ना जी, आपने तो हस्ताक्षर किए, आप उनके साथ फोटो खिंचाते रहे, आप उनके साथ खाना खाते रहे, आप उनके साथ नाश्ता करते रहे, आप उनके साथ वादे कसमें करते रहे, लेकिन ये कहना कि अंतरात्मा जागी वोट के लिए, तो ये ऐसा ना जी, वो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जो मर्जी कह ले, ये 6 उम्मीदवार जो हैं ये अंदर की बात को, पर्दे के पीछे की बात को जुठला नहीं सकते। ये अंतरात्मा जागी जो है इनकी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में अंतरात्मा किन्हीं और कारणों से जगाई है। चलिए, मौजूदा स्थिति है कि अब फिलहाल वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस अभी कई जगह पर अपने जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं कर सकी है, कांग्रेस में दावेदार भी बहुत हैं, तो कैसे आप आकलन करते हैं कि कांग्रेस में क्योंकि दावेदार अधिक है वहाँ वो हो चुके हैं, तो दोनों ही जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी जो पूर्व के जो उनके कैंडिडेट्स रहे हैं या जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए उन्हें टिकट दिया गया और वहाँ पर दावेदार बहुत है, तो दोनों ही पार्टियों में आपको लगता है कि थोड़ा ना कहीं कहीं विरोध के स्वर तो होंगे और उसका क्या परिणाम सामने आ सकता है? ये बिल्कुल, ये राजनीति है और राजनीति में निश्चित रूप से इच्छाएं भी रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं भी रहती हैं और बहुत लोग हर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा में लाइन में रहते हैं टिकट के लिए जी। और जो पुराने स्थापित हैं उनको भी आशाएं रहती हैं। ये चुनाव 14 महीने के बाद हो रहा है जी। तो मुझे लगता है कि किसी ने ये सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, ये तो चाहे वो कांग्रेस के अंदर लोग हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, सबने यही सोचा था कि अब 5 साल के बाद चुनाव आना है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगली चुनाव की तैयारी करेंगे जी। इन बिटवीन ये जो 6 उपचुनाव है आ गए। अब जिस प्रकार से ये 6 लोगों ने जिस प्रकार से अपनी अंतरात्मा जगाई और जिस प्रकार से क्रॉस वोट भी किया, बजट में भाग नहीं लिया, अपनी एमएलए शिप को बर्खास्तगी में चले गए और उसमें पूरा
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा संरक्षण दिया, और फिर उन्होंने अपनी अंतिम जो मैंने बात आपको कही कि अंतरात्मा के पीछे की बात, तो उनकी पीछे की बात अंतरात्मा की जो थी, पर्दे के पीछे की बात थी, तो उनकी कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान में और भाजपा नेतृत्व बात कर रहा था। तो उन्होंने जो कमिटमेंट की होगी उस कमिटमेंट पर वो आए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और 6 के 6 वो भाजपा के उम्मीदवार होने ही थे। क्योंकि जब आपने अपनी एमएलए-शिप स्टेक पे लगा दी, आप बर्खास्त हो गए, आपने बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया, तो अब वो दोबारा जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए मंच फिर भाजपा था, आप भाजपा के चले गए। और कांग्रेस जो है वो अभी उम्मीदवारों की तलाश में कह लें आप, जहां वो जल्दबाजी में नहीं है, जहां वो निर्णय नहीं कर पा रहे, तो वहां भी स्थिति यही है कि वहां भी दावेदार, अब क्योंकि उन वहां के दावेदारों ने भी नहीं सोचा कि 14 महीने के बाद होएगा, पा सकता, तो इसलिए वो दावेदार जो थे ही नहीं, जो फील्ड में नहीं थे, ज्यादा लोगों में सक्रिय नहीं थे, वो भी हो गए। तो ऐसे ही जब भाजपा के जो पुराने लोग, जो स्थापित नेता हैं, जब उनमें से कुछ 2-4 और जो चाहते होंगे, उनको लगा होगा कि हमारे ऊपर थोप दिए गए और बिना बात किए थोप दिए गए, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा आपको विरोधाभास देखने को भाजपा के अंदर मिलेगा। और इसमें स्थिति कांग्रेस में भी होगी। हाँ, ये विरोधाभास रहेगा और इसको शायद मैं मानता हूं कि इसको दूर भी नहीं किया जा सकता। आप लाख प्रयास कर लेंगे, ये विरोधाभास, ये असहमति, ये बगावत नहीं रुकेगी। और ऐसा ही हालात कांग्रेस के अंदर, जब वो उम्मीदवार आएंगे तो वहां भी तो 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 लोगों की लाइनें हैं जी, तो वो भी बगावत कह लें, जहाँ रोष कह लें, वो भी रहेगा, तो वो भी एक लेवल पे रुकेगा नहीं। अब सवाल ये है कि 6 उपचुनावों में कौन अपनी साख को बचा पाता है और कौन अपनी साख को बचाते हुए इस मैदान को फतेह कर लेता है। क्योंकि मैं बहुत मानता हूं कि ये उपचुनाव चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में आया, जो नहीं आना चाहिए थे, जिस भी परिस्थिति में आई, ये गोल्डन चांस है सबके लिए। जो 6 गए हैं उनके लिए भी राजनीति में करो या मरो की स्थिति है, और जो 6 नहीं आएंगे, कांग्रेस के आएंगे, है ना, सभी के अस्तित्व का प्रश्न, उनके लिए अस्तित्व का प्रश्न है। यानी जो जहां गया वो सदा के लिए जाएगा, उस पर जनता फिर आगे भरोसा नहीं करेगी। इसलिए ये एक नए प्रकार का, मैंने कहा आपको कि प्रयोग है और ये प्रयोग आगे आने वाले समय में दिशा तय करेगा। और जनता जरूर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता तय करेगी जनता किस प्रकार की राजनीति को पसंद करेगी, जनता कैसे आगे बढ़ेगी, तो जनता पर बहुत बड़ा निर्भर करेगा कि वो कैसे इस चीज को लेती है। क्योंकि दोनों पार्टियों में विरोधाभास की स्थिति जो है साफ नजर आ रही है। तो ये तो अमूमन तय है कि जो राज्यसभा में हुआ क्रॉस वोटिंग, तो विश्लेषक भी ये मानते हैं कि यहाँ भी उपचुनावों में भी क्रॉस वोटिंग की संभावना रहेगी। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने भी 30 वर्ष से अधिक की आप राजनीति का, आप ये पत्रकार। ऐसा है खड़वाल जी, आपने जो कहा कि जैसे राज्यसभा में क्रॉस वोट हुआ, और ऐसे ही जब ये चुनाव हो रहा है, तो मैं बड़ा आपको छोटे शब्दों में कहूँगा कि आप जो अभी के हालात लग रहे हैं, आप लोकसभा के चुनाव का परिणाम और विधानसभा के उपचुनावों का परिणाम, इनका जब आंकलन करेंगे 4 जून को जी, तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने जो जनमत दिया जी, वो जनमत शायद विधानसभा के उपचुनाव में उस लेवल पे नहीं होगा। तो वो जो अंतर है, वो चाहे वो वोट का कह लें टर्नआउट, चाहे वो इधर का उधर, उधर का इधर का कह लें, तो वो एक बड़ा अंतर डालेगा। और निश्चित रूप से चुनावों में जो है वो बहुत बड़ा वोट का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और मैं तो इससे बढ़कर भी एक बात कहता हूं कि इस उपचुनाव में आप पिछले मार्जिन उनको भी देखें। इन 14 महीने पहले इन 6 उम्मीदवारों का जीतने का, और अब हालांकि 2-1 जगह ऐसी हैं इस उपचुनाव में जो वर्तमान जो 6 कांग्रेस से बागी होकर निकले, उनके लिए थोड़ी सहूलियत वाली है जी। उस अगर एक आध सीट 2 सीटों को आप छोड़ देंगे, सहूलियत की सीटें जो है, जहां भाजपा का गढ़ है, जहां भाजपा बड़ी मजबूत है,
अगर उनको छोड़ देंगे तो बाकी जगह आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर नजर आएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग की संभावना तो नजर आ ही रही है, क्योंकि क्रॉस वर्तमान वोटिंग, मैंने स्थिति- कहा आपको कि क्रॉस वोटिंग बहुत होगी। वो आपको लोकसभा का परिणाम बता देगा। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ए विधानसभा क्षेत्र है, ए विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट पड़े और उसी ए विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट पड़े, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो ये स्थिति ऐसी अभी संभावना लग रही है कि लोगों में एक जरूर मतलब अभी जो है वो एक गुस्सा सा नजर आता है। मतलब किला वही फतह कर पाएगा जो क्रॉस वोटिंग को पर कितना अंकुश लगाने में सफल रहेगा। ये आपने ठीक बात कही, मैंने पर इससे पहले आपको कह दिया था कि आप लाख प्रयास करें, ऐसी क्रॉस वोटिंग को माइक्रो मैनेजमेंट से रोकने का काम भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो इस बार की उपचुनावों की क्रॉस वोटिंग है ना, ये इसलिए नहीं है कि जो लग रहा है कि जी हमने नाराज हैं। ये क्रॉस वोटिंग हक मार दिया, थोप दिया, पूछा नहीं, और आगे के भविष्य के लिए कि अगर मान लो वो स्थापित हो गए तो उनका जो कैडर उनके साथ आया वो इस कैडर पे हावी हो जाएगा, तो वो विधानसभा क्षेत्रों की परिस्थितियां ही अलग हो जाएंगी जी। और अपने लोगों को, यानी जो भाजपा में अंदर हैं लोग, उनको लग रहा होगा कि हमें स्थापित होने में, हमें अपनी बात रखने में दिक्कतें हो जाएंगी। वो दिखाई दे रहा है। अगर आप कुटलैड़ और गगरेट विधानसभा में जाएंगे तो भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता या स्थापित हैं वो अभी तक चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह नहीं हम कह सकते। आपकी बात ठीक है कि ये 6 जगह ऐसा होगा, और क्योंकि वो कार्यकर्ता की एक भाव रहता है, उसमें आप कितना, ये अब उनके डिपेंड करता है जो लोग आए हैं, जिन लोगों ने टिकट लिया है, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो पुराने लोगों को कितना समर्थन देके, कितना विश्वास दे करके चला लेते हैं। और निश्चित रूप से विचारधारा में बहुत ज़्यादा विरोध हो नहीं पाता, इसलिए या तो लोग घर बैठ जाएंगे या फिर वो इस प्रकार से रहेंगे कि हमारे पास कौन आता है मनाने के लिए। तो अब समय भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे में उन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस वोटिंग है या ये जो नाराजगी है, ये जो थोपने वाली बात है, इसको दूर करने के लिए उन उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। एक और ये 15 दिन पहले मुख्यमंत्री कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में आए थे और 2 नामों को डिक्लेयर करके चले गए। लोकसभा से उन्होंने सतपाल राजदा की तरफ इशारा किया था कि ये हमारे संभावित उम्मीदवार होंगे, और वो विवेक वेंकटगिरी भी ये विवेक शर्मा को कह के गए। लेकिन उसके बावजूद ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो आप बतौर पत्रकार क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वो उस पर जो 2 नाम वो क्या कह गए हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए खिरवाल जी, जिस प्रकार से उस दिन उन्होंने घोषणा की, जो इशारा दिया, एक्चुअली में वास्तव में असली घोषणा तो सीईसी की बैठक ही होती है। जब तक वो ना हो तब तक तो आप दावे से नहीं कह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों स्थितियों में फर्क है। एक तो लोकसभा का कैंडिडेट, वो उन्होंने मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने बड़े जोर से कहा कि इस बार ऊना से होगा, और पूर्व विधायक जो ऊना के हैं सतपाल राजदा, उनको लेकर के कहा, और उनकी मूवमेंट भी शुरू हो गई और उनकी बैठकें भी हुई। और अब वो नजरअंदाज आ रही है, अब वो तो स्थगित सी लग रही है, अब नहीं, अब मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना जी कि उन्होंने मूवमेंट भी शुरू कर दी, अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी में शुरू कर दी, पार्लियामेंट में। लेकिन जब ये सीईसी की बैठक दोबारा हुई तो उसमें लोकसभा को लेकर जब चर्चा हुई तो 2 नाम क्लियर हो गए, ये होल्ड हो गया। हालांकि लग तो ऐसा रहा था कि हमीरपुर पहले झटके में क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ दिक्कत इसलिए भी नहीं लग रही थी क्योंकि हमीरपुर पार्लियामेंट का कांग्रेस ने जो एक नाम भेजा वो सिंगल नाम है, दूसरा नाम ही कोई नहीं है, पैनल ही नहीं है, सिर्फ सतपाल राजदा का ही नाम है। तो ऐसे में उनका तो क्लियर ही लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद ये नाम होल्ड हो गया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं ना कहीं
अनुराग ठाकुर को देख रहा है। अनुराग ठाकुर ने अपना कद बड़ा कर लिया है। अनुराग ठाकुर आज के समय में भाजपा के राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, और आप अगर उनकी मूवमेंट को देखें जी। तो वो अन्य चुनाव प्रचार जो अन्य प्रदेश हैं उनमें प्रभावी चुनाव प्रचार में शामिल हैं। यानी अगर आप भाजपा की बात करें तो अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, शामिल हैं प्रचार में, अमित शाह शामिल हैं, जगत प्रकाश नड्डा शामिल हैं, तो अगर उसके बाद सबसे सक्रिय रूप से आप अगर किसी को देखेंगे तो वो अनुराग ठाकुर है। हाँ, वो दिखाई थी। यहाँ तक कि साउथ में भी आप देखें कि बहुत वो क्रेज है। वो केरल जा रहे हैं, वो तमिलनाडु जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, वो यूपी में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कद कितना बड़ा किया। और ऐसे में मुझे लगता है कि जब आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है, आप विजनरी हो जाते हैं, आप डेवलपमेंट आपने करवाई है और 5वीं बार आपके ऊपर अनडाउटली कोई सवाल नहीं है, आपको आपके लिए मैदान फतेह लग रहा है जी। तो ऐसे में कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान में ये विषय रहा होगा कि अनुराग ठाकुर के विरुद्ध कैंडिडेट कोई अच्छा दे, जो मजबूत कैंडिडेट दें। अब ये नहीं है कि सतपाल रायजादा मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी छवि उस लेवल की उन्हें नहीं लगी होगी कि वो आप कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर कई बार बहुत वो 5-7 नेता हैं, उनको नहीं लगा होगा। तो ऐसे में वो होल्ड हुआ नाम, उसके कारण से उनकी मूवमेंट प्रभावित हो गई जी। उनको लगा कि अगर पता नहीं कौन आएगा, लेकिन सतपाल रायजादा ने एक अच्छी बात भी करी। उन्होंने कहा कि जब कोई तैयार नहीं था, जब लग रहा था कि भाजपा ये कह रही है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तब हम आगे आए, हमसे बात की, हमने कहा कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हम तो सरकार के लिए और पार्टी के लिए हैं, जो भी लड़ेगा उसके साथ चलेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्पिरिट है उनकी। और कैंडिडेट को लेकर के जो आपने बात कही, तो एक लोकसभा की कैंडिडेट की बात, वो पार्टी मुझे लगता है कि अभी भी मंथन के दौर में है कि किसको दें। और उसमें जिस प्रकार से आस्था अग्निहोत्री का नाम आया हाईकमान की ओर से, और उन्होंने विनम्रतापूर्वक अंगीकार भी किया कि हम चुनाव वर्तमान स्थिति को देख करके नहीं लड़ेंगे। कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने मुकेश अग्निहोत्री का भी जिक्र किया कि उन पर भी कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम भी मंथन में है। नहीं, ऐसा है ना जी कि अगर आप देखेंगे मुकेश अग्निहोत्री के कैरियर को देखेंगे तो आप करीब से देखते भी हैं कि पिछले 5 चुनावों में जिस प्रकार उन्होंने जीत दर्ज की, नेता विपक्ष के रूप में जिस प्रकार से उनका किरदार रहा, और सरकार हिमाचल में लाने में जिस प्रकार से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे में एक बात तो तय हुई है कि मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेता के रूप में बिल्कुल देखा जाने लगा है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर पाए, कोई नहीं कर सकता कि वो प्रथम पंक्ति में है। और हरोली ने उनको इस प्रकार का गढ़ बना दिया है जिससे वो और आगे बढ़ रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में वो कांग्रेस के लिए खड़ गए, उससे उनका कद और बढ़ गया। और 5 बार चुनाव लड़ना और जीतना, और बेहतर मैनेजमेंट से जीतना, तो उसमें निश्चित रूप से आप माने ऐसे व्यक्ति का नाम लोकसभा क्या हर चुनाव के लिए आएगा कि वो व्यक्ति एक मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। और निश्चित रूप से उनके नाम की चर्चा इसलिए हो रही होगी कि वो बड़ा नाम है। अगर मान लो वो आए तो उनको, कांग्रेस को लगता होगा कि ये बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे, इनके लिए एक बेहतर वोट टर्नआउट हो सकता है। और ऐसे ही आस्था का, कि आस्था के लिए भी इसीलिए होगा कि उनके उसके पीछे उसके पिता हैं, उनकी छवि है, और नौजवान है, लड़की है, और अगर वो लड़ती है चुनाव तो वो कुछ चमत्कार कर पाए, क्योंकि ये सेफ गोल है, ये सेफ बाउंड्री है जो अनुराग के लिए है। यहाँ कोई दूसरा विकल्प अभी नजर नहीं आता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपने जो बात कही कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के बाद भी नाम होल्ड होना, यही एक कारण लगता है कि वो कांग्रेस अभी मंथन कर रही है। और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है विकल्प क्या मानते हैं आप? सतपाल रायजादा का विकल्प क्या हो सकता है? एक आप कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री निश्चित रूप से हो सकता है, नहीं, मैं क्या जिस तरीके से राकेश कालिया की एंट्री हुई है वो एक मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के पास अब स्थितियां ऐसी हैं कि जो अभी मुझे लगता है अगले हफ्ते तक उनके नाम 4-5 दिनों में घोषणा हो जाएगी। एक तो अब मजबूत दावेदार सतपाल रायजादा ही रह गए जी, जो है ही है, जी जो जिन्होंने मूवमेंट भी शुरू की। कांग्रेस एक तो उनके ऊपर ही दोबारा मोहर लगा सकती है। दूसरा, उनके पास उम्मीदवार के तौर पर अगर मान लीजिए अग्निहोत्री
और आस्था अग्निहोत्री, ये दोनों मान लीजिए जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मुकेश अग्निहोत्री रहेंगे जी। प्रदेश में जी। और उपचुनाव भी है, ऐसे में ये तो आप मानकर ही चलें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसी संभावना भी रहेगी। लेकिन क्या हाईकमान जो विनम्रतापूर्वक इनकार किया गया है उस पर कितना स्टैंड लेता है। और रही बात आपकी राकेश कालिया जो एंट्री करवाई है कांग्रेस ने, तो राकेश कालिया मुझे लगता है कि एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन वो ग्रेट में अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि वहां का चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उपचुनाव, इसलिए कांग्रेस उपचुनावों में बेहतर प्रत्याशी देने का काम सोच रही है, तो वहां उनकी रहेगी। एक नाम इनके अलावा राजेश धर्मानी का बिलासपुर से, वो भी हो सकते हैं कि वो आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया कल। उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा तो चर्चा ही नहीं है, मेरा तो नाम ही नहीं है पैनल में। तो ये एक डर भी है जो इनकार हो रहा है उम्मीदवारों की ओर से। तो अभी कांग्रेस को अब तय करना है, अब ये इफ एंड बट वाला मामला हो गया कि किस पे दाव खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर इसी परिस्थितियों में देखें तो सतपाल ज्यादा ही आगे हैं और उन्हीं पे खेला जा सकता है। दूसरा ये है कि हाईकमान अपनी मर्जी से किस पर दाव खेल देती है, क्या हाईकमान अपनी मर्जी इसमें करती है, तो शायद अगर वो करेंगे तो कोई इनकार नहीं कर पाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो आपने बात कही थी कि कुटलैहड़ से विवेक बिक्कू के लिए कहा उन्होंने कि विवेक शर्मा बिक्कू होंगे प्रत्याशी, तो वो मुझे लगता है कि जितनी हमारी राजनीतिक और पत्रकारिता की समझ है तो वो कैंडिडेट कुटलैहड़ में तो निश्चित रूप से विवेक शर्मा ही रहेंगे, उनके लेकर के कोई इफ एंड बट अब कांग्रेस के अंदर है नहीं। हालांकि नजर आ रहे हैं, हाँ नहीं, उनका कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होती तो जो उम्मीदवार हैं, जो चाहवान हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो रख भी रहे हैं। दूसरे चाहवानों से बात हुई तो दूसरे चाहवान ये कहते हैं कि वो जो मुख्यमंत्री रैली में ये कह के गए कि सर्वे हमने कराया उसमें विवेक शर्मा पहले नंबर पर, वो कहते हैं ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के सर्वे पर उन्होंने खुद कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने सवाल उठा दिए। ऐसा है ना जी, सर्वे में मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ कि जी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में फला आदमी का नाम नंबर 1 पे आया है ना जी, आपका नहीं आया, तो आप सर्वे को मानेंगे ही नहीं क्योंकि आपको लगता मेरा ही आना चाहिए पहले नंबर पे। तो जो एस्पिरेंट हैं, जो चाहवान है, वो कभी नहीं कहेगा कि अगर उसका नाम नहीं है तो सर्वे नहीं हुआ, है ना जी। तो वो उनके ये एक स्वाभाविक सी बात है। और ये सर्वे की बात कह लें आप या कोई कह लें, तो ये टो ही होती है लोगों की। जी जी। और ये जो टो है तो निश्चित रूप से वहां का एक सर्वे आप कह लें, चाहे कोई इनकार करे या करे, तो वहां एक फीडबैक होगी कि विवेक शर्मा आगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है, तो बाकियों के भी 2-3 के नाम होंगे, लेकिन वो आगे हैं। पर आप मानेंगे कि अगर एक बाकायदा एक सार्वजनिक अगर रैली की गई है, उस रैली में सभी आए और सभी ने लगभग, चाहे किसी ने कम किया चाहे किसी ने अधिक किया, वो शक्ति प्रदर्शन किया, और उस सार्वजनिक रैली में किसी एक का नाम ऐलान करना, तो ये पार्टी में थोड़ा सा डिवाइडेशन कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे पहले सभी को बुला करके सहमति एक बना लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं, चुनावों में आपने देखा है खड़वाल जी, चुनावों में कभी ऐसा नहीं होता। हर आदमी का हक है कि वो अपने लिए टिकट मांगे, हर आदमी अपने लिए प्रयास करता है। कभी ऐसा आपने देखा कि किसी पार्टी ने किया हो कि आप 17 लोग इकट्ठे बैठो फिर हम टिकट घोषणा करेंगे, होगी नहीं। ये मेंढको बड़ा हाल है। ये आप जितने लोग मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, सभी राजनीतिक दलों में आप सब उम्मीदवारों को इकट्ठा बिठा दें कि आप में से एक को फाइनल करना है, आपको कमरे में छोड़ दिया, अब आप फैसला करो, हम 10 मिनट में आए, कपड़े फाड़ देंगे एक दूसरे के, एक नाम पे सहमत नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कुछ लोग ही होते हैं, उनमें से 2-4 होंगे, अच्छा अभी आपका हो गया तो हम साथ हैं, नहीं होते। और इसीलिए पार्टियों का मंथन रहता है कि वो अपनी इलेक्शन कमेटियों में जो आवेदन मंगा लेते हैं, आवेदनों के बाहर भी के नाम भी चले जाते हैं और अपनी कमेटियों में सिर्फ नाम की घोषणा करते हैं। और यही उनका जो बेसिक होता है कि क्यों की घोषणा, तो ये घोषणा का आधार यही होता है कि सर्वे में इसका नाम था जी, वर्कर इसके लिए थे जी।
तो ये जो है ना, आपने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा ऐसी ही रहती है, हर दल में ऐसी रहती है। आप तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मंच पे ऐसे घोषणा कर देना, तो ये इसको आप ऐसे भी माने कि बीजेपी ने तो झटके में 6 के 6 घोषणा कर दी, उन्होंने तो किसी से नहीं पूछा जी। तो ये उनका निर्णय था। तो मैं इसको अच्छा मानता हूं कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने जो कमिटमेंट की थी जब उनको लगा उन्होंने कर दिया, परिणाम कुछ भी हो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वहां पर मंच पर से अगर विवेक शर्मा का कह दिया तो आप इसको भी ले कि उन्होंने ये थोड़ी कहा कि, उन्होंने कहा कि इसने अच्छा काम किया है और यहां से ये सर्वे में आगे हैं, इसलिए इन पर ही दाव खेला जाएगा। तो वो घोषणा जब होगी तो फाइनल, मैंने तभी कहा आपको पहले, जब तक घोषणा नहीं होती हर व्यक्ति को जोर लगाने का अधिकार है। और आप अगर आपने उनसे बात की होगी, दूसरे जो उम्मीदवार हैं, तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं ही ताकतवर हूं, तो दूसरे की कमियां ही गिनाएगा। जब टिकट मिल जाएगा तो वो चीजें फिर कैंडिडेट पे डिपेंड करेंगी कि बाकियों को मना कैसे लेगा। ये तो अच्छी बात है कि आप ये जो आप बात कर रहे हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के जो है हम कह रहे थे बात कि होल्ड हो गए, तो ये तो जब आपने बोल दिया तो तुरंत घोषणा भी हो जानी चाहिए जी। अब जो रुका है, मुझे लगता है कांग्रेस ने 2 चीजों के कारण रोका। कांग्रेस के अंदर जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की आप अगर बात देखेंगे तो बीजेपी बहुत मजबूत है, भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। भाजपा में मोदी जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है उसका पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं है, उनके नाम पर वोट बढ़ रहा है। इतना वोट अगर आप देखेंगे पिछले इतिहास को, आजादी का जब से चुनाव हो रहे हैं, किसी लीडर के नाम पे पिछले 20-25 सालों में ऐसे वोट नहीं पड़ा जैसे इस बार, जब पिछले 2-3 चुनावों से प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहा है। यानी लोग कैंडिडेट ही नहीं देख रहे, लोग सीधा देख रहे हैं कि मोदी को वोट डालना है। तो ऐसे ही वहां जो मजबूती है, वहां की जो वर्किंग है, तो बीजेपी तो बहुत आगे निकल गई प्रचार में भी। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वहां उम्मीदवार जो ढूंढने का काम हो रहा है, वो मुझे लगता है कि चाहे वो देरी कर रहे हैं, उनको ये है कि हम द बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मंडी में आपने देखा विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य को देने का मतलब क्या है, कंगना रनौत के विरुद्ध सशक्त उम्मीदवार उतारने। आप ये नहीं कह सकते कि वो सशक्त नहीं है। अगर कोई और उम्मीदवार आता तो शायद उस लेवल का चुनाव नहीं बन पाता। विक्रमादित्य वीरभद्र की विरासत को संभालने वाले हैं, विक्रमादित्य होली लॉज से हैं और विक्रमादित्य को कम करके आंका नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने एक सशक्त उम्मीदवार दिया। ऐसे ही शिमला की बात करें तो शिमला में उन्होंने द बेस्ट कर लिया अपना जी। केडी सुल्तानपुरी 6 बार के सांसद, विनोद सुल्तानपुरी पहली बार विधायक बने कसौली से, तो उन्होंने वहां से एक अच्छा उम्मीदवार दे दिया, यानी नौजवान है, अच्छा उम्मीदवार है। आप ये नहीं कह सकते कि जो उम्मीदवार ढीला है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जा नहीं पाएगा, तो वो उन्होंने बेस्ट कर लिया। ऐसे ही उनको लगता है कि हम हमीरपुर और कांगड़ा में भी अपनी ओर से एक बेस्ट जो हो सकता है वो देने का प्रयास करें। और दूसरा, जहां तक उपचुनावों की बात है 6 के 6 की, वहां मुझे लगता है वेट एंड वॉच इसलिए हो रहा है, एक तो चाहवान बहुत है ना, और दूसरा 7 मई को अधिसूचना होनी है। तो शायद कांग्रेस की ये रणनीति होगी कि इतनी पहले आप प्रचार में झोंक देंगे तो प्रचार की लय बनाना मुश्किल होता है, जो आपको दिख भी रहा होगा कि लय तो अभी बनी नहीं रही, ये बनेगी तो मई के बाद ही। तो इतनी जल्दी हमने काहे को करना, तो जितने लोग जोर लगा सकते हैं अपना जोर जूर लगा लें, उनका एक फीडबैक आ जाए कौन कहां कहां खड़ा है, उसके बाद हम उम्मीदवार कर देंगे। तो मुझे लगता है वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा है कि हम चुनाव अंतिम चरण में उम्मीदवार घोषित करेंगे, और मुझे लगता है कि 2 लोकसभा और 6 जो विधानसभा है, मुझे लगता है ये इकट्ठे करेंगे, बाई पार्ट में नहीं करेंगे। और उसके लिए आधार आप देख रहे होंगे कि तैयार हो रहा है और वो अपना द बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज जानना चाहेंगे अंत में कि 4 जून के बाद ये दावा किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 4 जून के बाद सरकार हमारी होगी, सरकार गिर जाएगी। जो सरकार गिरने के दावे, हालांकि दोनों पार्टी, हमने पूर्व में भी देखा कि जब जयराम सरकार थी तो तत्कालीन जो नेता विपक्ष थे मुकेश अग्निहोत्री, वो भी ये कहते थे कि जयराम सरकार 5 साल नहीं चलेगी, पहले गिर जाएगी। तो ये अब इन दावों में क्या कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी? अभी अब वर्तमान की अगर बात करें तो कहाँ तक आप उचित मानते हैं कि ये कितनी संभावना मानते हैं?
जी आपने अच्छा प्रश्न किया। हालांकि ये बड़े लेवल की बात है, पार्टियों की रणनीति जो मैंने बोला उसका हिस्सा होता है। तो वो एक शेर है ना जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। जी। तो इसके साथ ही एक उल्ट भी है कि हम खुद ही को बुलंद करते रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम मिला। तो एक गालिब का इसी के साथ शेर है कि बहुत शोर था कि तमाशा होगा, देखने हम भी गए और कुछ ना हुआ। तो ये भविष्य के गर्भ में है। आप हिमाचल प्रदेश की अगर ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये दावा है कि 4 जून के बाद दिल्ली और हिमाचल में सरकार बदलेगी, दिल्ली में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आएगी, तो ये दावा नहीं है, ये तो गारंटी मान के चले, क्योंकि वो प्रतीत ही ऐसा हो रहा है। लगभग सर्वे सारे दिखा रहे हैं, सर्वे भी दिखा रहे हैं, वो आपको वस्तु स्थिति फील्ड में भी पता लग रही होगी कि उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, जहां तक हिमाचल की बात है, तो जो दावा किया जा रहा है कि सरकार बदलेगी, तो उसके दावे का जो एक मुख्य कारण है जो मुझे लगता है वो ये होगा कि 6 उपचुनाव हो रहे हैं, 3 निर्दलीय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया, भाजपा ज्वाइन कर ली। तो शायद भाजपा की ये रणनीति जो मैंने पहले कहा कि जब इतने ये जो अंतरात्मा जगाने का प्रयास हुआ, जी जी, ये जो कहा जा रहा है हमने, तो मैंने तो कहा है, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी ये 6 उम्मीदवारों से कहे कि मेरी अंतरात्मा इसलिए जागी, इसलिए नहीं जागी। इनकी अंतरात्मा देखिए, ना तो हिंदुत्व के कारण जागी, ना सनातन के कारण जागी, ना मनु सिंघवी के कारण जागी। इनकी आत्मा, अंतरात्मा का अनेक कारण है, नहीं अनेक कारण है, राज करने की नीति। ये आपने जो बात कही, इनकी अंतरात्मा जागने का प्रयास है, राजपाठ गद्दी, गद्दी नहीं मिली, विच्छेद कर दीजिए तो समझ में आएगा। राजपाठ गद्दी, तो राज ही ने मिला एमएलए के तौर पर, पाठ प्लस गद्दी मिली नहीं, तो जो पाठ और गद्दी नहीं मिली ना, ये उसकी अंतरात्मा जागी। इसलिए वो जो गद्दी ने मिस किया इनको, वो जो कुर्सी नहीं मिली, ये उसकी अंतरात्मा है। इतना तो आप मानेंगे कि ये नजर तो आ रहा है कि जो 25 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ सकता है। नहीं, वो मैं आपको बोल रहा हूं ना जी कि भाजपा का जो गणित है वो ये होगा कि 6 उपचुनाव जीते हम, 25 से हो गए 31, 3 निर्दलीय। हालांकि चलिए, 2 राजनीतिक दलों का जो गणित होगा वो उन्होंने अपनी सोच विचार पर किया होगा। मैं कह रहा हूँ कि बतौर पत्रकार आप क्या मानते हैं कि अंत में अगर हम जानना चाहें तो क्या मानते हैं कि 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसमें आप कितने नंबर देते हैं? नहीं, मैं आपको वही विस्तार में बताने लगा कि भाजपा के पास 25, 6 उपचुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा को अपना गणित होगा कि हम 6 जीतें और हम हो गए 31, 3 ही निर्दलीय जो है वो इस्तीफा दे के बैठे हैं। हालांकि वो जो मैं बात करने लगा ना कि इस हिमाचल के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ये क्रोनोलॉजी जो है ना राजनीति की, ये नहीं समझ आएगी कि निर्दलियों को तो इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। जी जी बिल्कुल, वो समझ में आप कोई एक कारण बताएं कि उनको काहे को इस्तीफा देना, एक कारण बताएं कि उनकी ना तो विधायक की जा रही, ना उन पे दल बदल कानून लागू हो रहा। वो तो 5 साल विधायक हैं और वो 5 साल किसी भी दल के साथ रह सकते हैं। हाँ, उनके ऊपर कोई बॉन्डेशन नहीं है। बीजेपी तो 25 से 28 पहले हो गई, 25 से 28 पहले हो गई, तो वो क्यों इस्तीफा देके चुनावों में फिर जाना चाहते हैं? एक तो ये। दूसरा, 25 अगर ये 9 उपचुनाव हैं अगर होते हैं, तो मान लीजिए 6 हो रहे, तो बीजेपी को लगता होगा, जो मैं आपको पहले एक नंबर गेम है वो ये है कि उनको लगता होगा हम 31 हुए, 3 वो भी जीतेंगे तो 34 हो गए। निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर क्या कहेंगे आप? 6 हो रहे हैं, हम 9 को छोड़ दें, अगर हम 6 उपचुनाव को माने तो मैं आपको वही कहने लगा ना, लगता है कि दोनों पार्टी 6, एक पार्टी जीत सकती है, 6 को दूसरी के दूसरी जीत। हाँ। ऐसा तो नहीं, वो दोनों दलों का क्लेम है कि हम 6 जीतेंगे। और बीजेपी का जो क्लेम की बात है कि हम सरकार बनाएंगे, तो उनको ये भी हो सकता है कि मान लो हम 6 भी जीते, 3 भी जीते, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो विद्रोह है, जो दबी हुई भावनाएं रुक गई हैं, उनमें से भी को 2-4 लोगों को उठा लें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो उस एंगल पे अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी उस लेवल पे बात कर रही है। जो आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की बात कही, तो मैंने आपको अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको पहले ही कहा इस बात को
कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव, इनके परिणाम में आपको डिफरेंस दिखेगा। और निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव विधानसभा के, इन्होंने ही लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का माहौल बना दिया। हो सकता है ये उपचुनाव ना होते तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में ही रहती, एक्टिव ना होती और विद्रोही रहता, तो शायद बहुत बड़े मार्जिन हो जाते जी। ऐसे उम्मीदवार ही ना आते जो आपको दिख रहे हैं अभी उम्मीदवार। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात कही, अगर अंतिम में अपनी पंक्तियों को मैं कहूं कि जहां बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ने की संभावना होगी इन 6 उपचुनावों से, जी। वहीं आप अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी कुछ बढ़ जाएगी। ये 6 जो उपचुनावों की ही अगर स्थिति है उसमें, मैं आपको वही कह रहा हूं कि 6 उपचुनावों की ही अगर बात करें, भविष्य की ना करें, वो कोर्ट में मामले हैं, वो बाकी चीजें 2-4-5 दिनों में और आएंगी। तो जो अभी 6 उपचुनाव है उसमें मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद। तो ये थे राजीव भनोट जी, जिनका स्पष्ट तौर से ये कहना है कि दोनों पार्टियों की जो संख्या है वो 4 जून के बाद आपको अलग बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये भनोट जी का आकलन कितना सही होता है, ये 4 जून को दिखाई देगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद भनोट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और लंबी बातचीत, सार्थक बात हुई। धन्यवाद। धन्यवाद।